नमस्कार, 18 आवर स्वदेश के इस खास पेशकश स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और 18 आवर स्वदेश अपनी इस पहल से हर हफ्ते आपके लिए स्टार्टअप का एक नया थीम चुनकर लाता है और इस नए थीम से आपको रूबरू कराता है। और आज का हमारा थीम बेहद खास है। आज बात होगी मेंटल हेल्थ की। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी पर लागू होता है और हम सभी को इसके बारे में सोचना और समझना भी चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी इतनी बिजी लाइफ हो चुकी है हमारी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ टैकल करना। और ये सब टैकल करते करते हम हमारी फिजिकल फिटनेस और फिजिकल हेल्थ का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन मेंटल फिटनेस का कितना ध्यान रख पाते हैं? क्या ये आपने कभी सोचा है? अगर स्टैटिस्टिकल डेटा की माने तो 80% लोग तो ऐसे हैं जो कि मेंटल फिटनेस के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं है, या फिर अगर उन्हें मेंटल इशू या किसी तरह की भी मेंटल अवेयरनेस या किसी भी तरह का मन का तनाव महसूस भी होता है तो उसका जिक्र करने तक से घबराते हैं, कॉन्शियस फील करते हैं। लेकिन सबसे सही बात तो ये है कि मन का तनाव अगर है तो उसका सोल्यूशन भी है। उस सोल्यूशन से जुड़े, उस सोल्यूशन को समझे, ये समझना आपके लिए बेहद खास है। इसी मुद्दे पर आज होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के समय में हमें रोजाना अलग अलग तरह की स्थितियों से निपटना पड़ता है। कुछ स्थितियों से हम आसानी से निपट लेते हैं, मगर कुछ वाकये ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बस जाते हैं। ये हादसे बाद में डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन और स्ट्रेस जैसी दिमागी बीमारियों की शक्ल में निकलकर बाहर आते हैं, और समय पर इनका ट्रीटमेंट ना किया गया तो ये आपकी सेहत, आपके रिश्तों, आपके काम के साथ साथ दूसरी कई चीजों पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन्हें पहचाना कैसे जाए। मन के दरवाजे पर दस्तक दे रही इन मानसिक बीमारियों को पहचानना सबसे मुश्किल होता है, और अगर हम पहचान भी लें तो जागरूकता के अभाव में हम ये नहीं समझ पाते कि क्या करें, कहां जाएं, किससे बात करें, और ये हालात को और बिगाड़ देते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 5 करोड़ 60 लाख लोग डिप्रेशन की चपेट में हैं। वहीं 3 करोड़ 80 लाख के आसपास लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। कोई भी इलाज आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप बहुत लंबे समय तक अपनी परेशानी को अनदेखा कर चुके हैं तो मुमकिन है कि आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अगर परेशानी ज्यादा गंभीर नहीं हुई तो आपका काम साइकोलॉजिस्ट से चल सकता है। अक्सर कई बार लोग साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल एक साइकियाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट में दवाइयां शामिल होती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, जबकि साइकोलॉजिस्ट आपको दवा नहीं लिख सकते। वो आपकी परेशानियों को सुनते हैं और एक एक्सपर्ट की तरह आपको सलाह देते हैं, और इसे टॉक थेरेपी या बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है। मेंटल हेल्थ जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और 80% से ज़्यादा भारतीय जो है मेंटल हेल्थ की टोटल ट्रीटमेंट जो है नहीं करते हैं, प्रिवेंशन पे नहीं जाते हैं। लेकिन अब जो है कहानी बदल रही है। कॉर्पोरेट्स ले लीजिए, स्टार्टअप्स ले लीजिए, इन सब में जो है इनिशिएटिव्स देखने मिल रहा है स्टार्टअप स्पेस में। और अगर इम्पॉर्टेंट बात देखें मेंटल हेल्थ में तो ये याद रखिएगा कि वो जो है डेटा लेते हैं, इमर्जिंग टेक लेते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ को जो है मेंटल हेल्थ की जो बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको लेके आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दो चीज़, एक होती है अफोर्डेबिलिटी और दूसरा होता है एसेसिबिलिटी। और ये जो है इंडियन स्टार्टअप जो है मेंटल हेल्थ की ओर काम किए जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स क्रॉस सेलिंग भी होती है मेंटल हेल्थ की प्रोडक्ट्स को लेके। अब आगे जाते हुए देखें तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ऐप्स रहती है, ऑनलाइन थेरेपी रहता है और ऑफलाइन थेरेपी रहता है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल रहेगा कि कितना बड़ा मार्केट है इंडियन मेंटल हेल्थ के ऊपर। ऑफ कोर्स जो टोटल एड्रेसेबल साइज मार्केट का है, अगर आप ले लीजिए एडोलेसेंट्स जो 19 साल के नीचे हैं, एडल्ट जो 20 से 65 साल के बीच में है, और जो एल्डरली जो 65 साल के ऊपर है, इन तीनों कैटेगरीज को अगर हम कंबाइन कर दें तो $3 बिलियन का रफली ये पूरा मार्केट साइज आ रहा है। और ये ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन कौन से अहम स्टार्टअप्स है आपके मेंटल हेल्थ स्पेस में, उस पर फोकस करेंगे। और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं वाइसा, जहाँ पे क्वालिफाइड काउंसलर्स जो हैं एनोनिमसली सपोर्ट करते हैं सर्विसेज। इसके अलावा माइंड क्लाइन, ईसाई क्लिनिक जैसे स्टार्टअप्स भी जो है मेंटल हेल्थ केयर में जो है स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं।
तो जैसे कि आपने देखा और सुना, टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड इज एसेंशियल। और इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे स्टार्टअप से बात करने जा रहे हैं जो कि मेंटल हेल्थ पर बारीकी से काम कर रहा है। हम बात करेंगे दी ऑल्टरनेटिव स्टोरी से। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। और दी ऑल्टरनेटिव स्टोरी के डायरेक्टर और को फाउंडर पारस शर्मा और राशि विद्यासागर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, राशि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आप दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन इनिशिएटिव है, काफ़ी ज़रूरी इनिशिएटिव है जिस पर आप काम कर रहे हैं। कमिंग राइट टू यू पारस, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि रोज़मर्रा की लाइफ, आजकल का एरा इतना बदल गया है, ज़िंदगी इतनी बिजी हो चुकी है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इनर सेल्फ को सुनने का टाइम नहीं है लोगों के पास। अब जब इनर सेल्फ को सुन ही नहीं पाएंगे तो माइंड हीलिंग के मुद्दे तक लोग पहुंचेंगे कैसे? इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर हमें बोलने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है, इतनी बिजी हो गई है कि कई बार तो हम अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देख पाते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसी बात है कि आपकी जो शारीरिक हेल्थ है उससे कुछ अलग नहीं है। ये अगर आपकी मेंटल हेल्थ एक अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी पर भी इसका परिणाम दिखेगा, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका परिणाम दिखेगा। मैं तो कहूंगा कि हर एरिया में ही इसका आपको परिणाम दिख जाएगा। तो हम इनर वॉइस नहीं सुन पाते हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम अगर नहीं सुनेंगे तो अपने आप को वो अपने सामने ले आती है। अपने अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखने लगते हैं हमारी डेली लाइफ में, जिसकी वजह से हमें मजबूर हो जाते हैं हम एक्चुअली एक तरीके से कि हमें कुछ करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इस ब्रेकडाउन वाली परिस्थिति पे पहुंचने से पहले हम लोगों को सतर्क कर सकें, हम उन्हें बता सकें कि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ही इम्पोर्टेंट है, इतनी ही जरूरी है जितनी उनकी फिजिकल हेल्थ है। तो यही हमारी कोशिश रही है शुरुआत से। बिल्कुल पारस, काफ़ी ब्रीफ में आपने ये पूरी चीज़ और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। राशि, माय सेकंड क्वेश्चन विल बी टू यू, और सवाल मेरा ये है कि ऑल्टरनेटिव स्टोरी के पीछे की स्टोरी क्या है? किस तरह से ये आइडिया आया और कैसा लगता है एक सोशल एंटरप्राइज होना? हाउ डिड दिस आइडिया स्ट्रक टू यू एंड हाउ डिड यू गो अबाउट विद इट? सो दी आइडिया ऑल्टरनेटिव स्टोरी की ये है कि जब आप थेरेपी के लिए आते हो या फिर आप जब किसी से मदद मांगते हो तो आप एक स्टोरी के साथ आते हो, और वो मदद के द्वारा आप एक अल्टरनेटिव स्टोरी या फिर आप अपनी स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नैरेटिव थेरेपी की टेक्निक है जिससे हमने नाम लिया है। पर बेसिकली पारस और मैंने जब शुरू किया अल्टरनेटिव स्टोरी, हम ये चाहते थे कि एक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल मेंटल हेल्थ सर्विस क्रिएट करे। जो सर्विसेज हमें नहीं मिल पाए थे वो सर्विसेज किसी और को दें। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, और इसीलिए फॉर प्रॉफिट या सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जिससे हम किसी के दर्द से प्रॉफिट क्रिएट करें, ये हम नहीं चाहते थे। इसीलिए ये एक सोशल एंटरप्राइज है कि सारे जो क्रिएट करते हैं, हम जो भी कमाते हैं इससे वापस कंपनी में डाल के कंपनी को बड़ा करने की और सर्विसेज को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाती है अल्टरनेटिव स्टोरी के द्वारा। तो ये है स्टोरी अल्टरनेटिव स्टोरी की बेसिकली। बहुत अच्छा आइडिया है, और इसके पीछे जो आपका मोटो है वो इतना ज़्यादा, कह सकते हैं कि जो नीयत है वो इतनी सही, इतनी अच्छी है, और इसीलिए ये एक बेहतरीन आइडिया इनिशिएट तो हुआ लेकिन एग्जीक्यूट भी होता हुआ दिखा। राशि, पारस, माइंड सर्विसेज या कहें माइंड हीलिंग सर्विसेज एट अफोर्डेबल, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल प्राइसेस, ये आपका मोटो है। कितना ज़रूरी आपको लगता है कि माइंड काउंसलिंग अफोर्डेबल होनी चाहिए, और किस तरह से आप और आपकी सर्विसेज अलग हैं फ्रॉम अदर सच प्रोवाइडर्स? ये बहुत अच्छा सवाल है मैंसी। आई थिंक क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बतौर ट्रेनिंग के, तो मैं जब साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ये बताया गया था कि इंडिया में तकरीबन कुछ 3 से 5 हजार ही साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 3 से 5 हजार साइकोलॉजिस्ट का अवेलेबल होना, ये बहुत बहुत एक शर्मनाक बात है अगर मैं कहूँ तो। और दूसरी बात यह है कि अगर इसके
बावजूद भी अगर ऐसे लोग हैं जो काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक पहुंचना चाहते हैं, तो 10 में से तकरीबन 8 या 9 व्यक्ति पहुंच भी नहीं पाते हैं मेंटल हेल्थ सर्विसेज को। और सर्विसेज का जो कॉस्ट है, जो फीस जो होती है काउंसलिंग की, मेंटल हेल्थ सर्विसेज की, वो कई बार इतनी ऊंची होती है, इतनी ज्यादा होती है कि चाहकर भी कोई काउंसलिंग को प्राप्त नहीं कर पाता है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जब मैं काउंसलिंग के लिए जाया करता था, तो उसकी फीस कुछ 1,500-2,000 रुपए पर सेशन होती थी। अब ये आम इंसान के लिए 3-4 हजार रुपए पर महीने ऐसे पैसे अफोर्ड कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। तो मैंने अपने करियर की शुरुआत में टेलीफोन हेल्पलाइंस पर भी काम किया है। मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए लोगों को भी देखा है, और हमने ये देखा है कि एक तरफ फ्री सर्विसेज थी, जो जहाँ पे आपका फोन का नंबर लगना ही एक तरह से नामुमकिन था, और एक दूसरी तरफ थी हाई प्राइस्ड प्राइवेट काउंसलिंग सर्विसेज, जहाँ पर बहुत कुछ ही चुनिंदा लोग पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बीच की जो बड़ी सी स्पेस है, जहाँ पर बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इस स्पेस के लिए हम कुछ करना चाहते थे। इसलिए हमने ऑल्टरनेटिव स्टोरी की सर्विसेज ऐसे प्राइस पॉइंट पर बनाई कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाए, और जो नहीं भी अफोर्ड कर पाए उनके लिए भी हम एक पोर्शन रखते हैं जो हम प्री काउंसलिंग देते हैं। तो हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि ये जो केयर गैप जो हम कहते हैं, कि मतलब अगर 10 लोग काउंसलिंग के पास आना चाहते हैं लेकिन 8 से 9 लोग वहां पहुंच नहीं पाते, इस केयर गैप को कैसे हम कम कर सकते हैं, इसी को सोचकर हमने हमारी सर्विसेज को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है। दैट्स अ ग्रेट थॉट एक्चुअली। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अफोर्डेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तबक्का या कह सकते हैं कि ऐसा बड़ा क्लैन हो सकता है लोगों का जो कि मेंटल हीलिंग के सर्विसेज लेना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन द एक्सपेंसिव प्राइसेस और इसी प्राइसेस से डर कर वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। राशि, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि प्रेवलेंस ऑफ मेंटल हेल्थ या प्रायोरिटी टू मेंटल हेल्थ। अब इस तरह की सिचुएशन या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसे ठीक करने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं, चाहे फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, लेकिन मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना भी शायद कभी लोग भूल जाते हैं। सोचते हैं कि ठीक है, चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसे प्रायोरिटाइज करना कितना ज़रूरी है और इसे सेफगार्ड करने के लिए क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं? तो बिल्कुल सही कहा मानसी कि ये, और जैसे पारस ने भी स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप ध्यान ना दें मेंटल हेल्थ की तरफ या फिर किसी भी हेल्थ इश्यू की तरफ, वो कहीं ना कहीं से उभर के आएगा ही। आप कितना भी दबाने की कोशिश कीजिए, वो कहीं ना कहीं से आपको दिख ही जाएगा। शायद आपको फिजिकल पेन के थ्रू दिखेगा, बहुत ज्यादा हेडेक्स, बहुत ज्यादा बैक एक्स की तरह दिखेगा, या एंग्जाइटी के थ्रू दिखेगा। किसी ना किसी तरह से वो आपकी जिंदगी में उभर के आएगा ही। तो जितनी जल्दी हम उसकी देखभाल करें, उतनी ही ज्यादा हमारे लिए, सबके लिए भलाई होगी। तो इसके लिए कई सारी चीजें हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहते हैं ना, दीप तले अंधेरा, वैसा ही हो जाता है कि अगर आप खुद को मेंटल हेल्थ इश्यूज है तो कई बार आप खुद नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आपके आस पड़ोस में जो फ्रेंड्स है, कॉलीग्स है, फैमिली मेंबर्स है, जब वो आपके बिहेवियर में चेंजेस देखें तो आपसे सवाल पूछे कि क्या चल रहा है, कि क्यों हो रहा है, आपके मूड में जब डिफरेंसेस आए। तो इसीलिए हम ऑल्टरनेटिव स्टोरी के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी क्रिएट करते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू। हम बहुत ज्यादा पॉडकास्ट करते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचे। तो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू भी हम बात करते हैं केयर गिवर्स से, पर ऑल्सो पीपल जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ताकि उनके साइंस और सिम्टम्स को आप देखें और समझें कि अरे ये तो मुझे भी हो रहा है, या मैंने देखा है कि मेरे पड़ोस में किसी से हो रहा है, या मेरे पिताजी को हो रहा है, माँ को हो रहा है, तो मुझे उनसे बात करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें करने के लिए ऑल स्टोरी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी बाहर डालता है, ताकि सिर्फ काउंसलिंग ही हमारा मेन गोल नहीं हो, हम एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राशि आपने। और पारस, एक और सिचुएशन वो आ जाती है जबकि
मन के तनाव को भाप तो लेते हैं लोग, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, या कहें तो एक तरह से टू शाई आउट, या कह सकते हैं कि इस चीज़ से बात करने से ही कतराते हैं लोग। तो उन लोगों को आप किस तरह की एडवाइस देंगे? व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, और व्हाई डू यू थिंक इट इज़ important to talk about something like this and not shy about it? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक हमारे समाज में हमने बहुत सारी चीजों पे बंदिशें लगाई हैं, पाबंदियां लगाई हैं कि इस चीजों के ऊपर हम बात कर सकते हैं और इन चीजों के ऊपर बात करना ही बिल्कुल मना है। और अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ उनमें से एक चीज है जो हम बात नहीं करना चाहते हैं। मतलब हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको डायबिटीज है तो इस बात को छुपा कर रखिए, किसी को बताइए मत कि आप डायबिटीज के लिए दवाइयां लेते हो या ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयां लेते हो। लेकिन अगर आप ये गलती से भी किसी को पता चल जाए कि आप काउंसलिंग के लिए जाते हो या आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो हम एक तरीके से उस व्यक्ति को एक लेबल लगा देते हैं कि ये मानसिक तौर से बीमार है, इनका मानसिक संतुलन अब हट चुका है और ये दवाइयां लेते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले ये हमें एक ऐसा समाज तैयार करना होगा जहां पर हम मानसिक रोगों को एक ऐसी चीज ना बना दे जिसके बारे में बात करना ही बिल्कुल हमने मना कर दिया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब फिजिकल इलनेस मतलब इसकी इलाज की जा सकती है, इसके बारे में अच्छे से उपचार लिया जा सकता है, लेकिन मेंटल इलनेस का मतलब है कि ये इंसान को हमें समाज से बाहर करना है। जब ये सोच बदलेगी, जब ये एक कॉन्फिडेंस हम लोगों में ला पाएंगे कि चाहे फिजिकल इलनेस हो या मेंटल इलनेस हो, सब एक बराबर है और किसी भी चीज के बारे में बात करने से उसका हल ढूंढा जा सकता है। किसी भी चीज के लिए मदद लेना ये कोई बुरी बात नहीं है। मदद से जो हमारी परिस्थितियां आसान हो जाती है, इस तरह की माइंडसेट को हम तैयार करेंगे, इस तरह के समाज को हम तैयार करेंगे, तो मेरी सोच यही है कि लोग अपने आप फिर आगे आकर अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं माइंडसेट, कहूँगा कि इस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बिल्कुल पारस, सही कह रहे हैं आप, माइंडसेट का बदलना जरूरी है। और आप जब बात कर रहे थे, एक चीज मेरे मन में भी आ रही थी कि तन और मन का स्वस्थ होना जिंदगी की गाड़ी चलने के लिए काफी जरूरी है। और जब किसी भी तरह की फिजिकल फिटनेस से जुड़ी दिक्कतें आती हैं, किसी भी तरह के रोग अगर आ जाते हैं, कहीं भी मान लीजिए पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, सर दर्द हो रहा है, आप दवाइयां जरूर लेंगे, यहाँ तक कि घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसी बीमारी जो कि काफी हद तक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच गई, तो ऑपरेशन तक कराने में आप कतराएंगे नहीं और उसकी बात करने में भी नहीं कतराएंगे। तो फिर मन के दर्द की बात करने के लिए कतराते क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के ज़माने की, क्योंकि आज का ज़माना काफ़ी हद तक बदल गया है और इतनी सारी चीज़ों के बीच आप इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसे में मन की आवाज़ को सुनना काफ़ी हद तक हमारे लिए ज़रूरी है। राशि, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। कॉर्पोरेट कल्चर काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, कॉम्पिटिशन ना, या कह सकते हैं कि नेक टू नेक कंपटीशन इस वक्त अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट कल्चर में हर तरफ दिखता है। इस नेक टू नेक कंपटीशन में अपने माइंड हीलिंग को किस तरह से इंपॉर्टेंस दें, और साथ ही आपको क्या लगता है किस तरह टैकल करना चाहिए, अपने माइंड के पीस को किस तरह से इंटैक्ट रखना चाहिए? और एक और चीज़, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के माइंड हीलिंग के लिए, अपनी एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है मानसी आपने, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, एज यू राइटली सेड। और आज की दुनिया में किसी की जॉब सिक्योर नहीं है, ले ऑफ्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो कभी कभी हमें डर लगता है कि अगर मैं कह दूं कि मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या फिर हम ये भी कह दें कि मुझे ADHD है, तो उसमें उसकी वजह से मेरी जॉब चली ना जाए। और ऐसा हुआ भी है कई बार कि बोलने से कि मुझे डिप्रेशन है या फिर मुझे कोई चीजों की जरूरत पड़ सकती है, मुझे छुट्टियों की जरूरत पड़ सकती है, लोगों की जॉब्स एक्चुअली गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा विश्वास जीते कि ये एक सेफ स्पेस है अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। कई ऑर्गेनाइजेशंस जो है मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं, पर वो क्वालिटी सर्विसेज है या नहीं ये जानना भी जरूरी है। कौन है जो ये मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या आप जब मेंटल हेल्थ सर्विसेज लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं उस काउंसलर से, तो क्या उसका रिपोर्ट आपके मैनेजर के पास जाता है? क्या वो आपके अप्रेजल में यूज किया जाएगा? ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हम कई कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटल हेल्थ पॉलिसी बनाने की मदद करते हैं। इस पॉलिसी में एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है कि
इस जैसे कि आपका विजन और मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, तो आपके मेंटल हेल्थ पॉलिसीज के लिए भी एक विजन और मिशन बनाया जाता है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सब जान सके कि आप करना क्या चाहते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये सारी चीजें, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक कल्चर बनाए रखे कि एक सेफ स्पेस है, आप बात कर सकते हैं, आप मदद मांग सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है ये हमेशा मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस के बारे में ही बात हो, ये कैजुअल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो जरूरी है कि आपको थोड़ी सी मदद मिले उस टाइम, आपके काम में आपके मैनेजर थोड़ी मदद दे। ये मदद मांगना क्या नॉर्मल है, या ये आपके अप्रेजल में आएगा कि आपने एक बार मदद मांगा था। अगर आप एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जैसे घर में किसी को कोविड है, या आप डिवोर्स से गुजर रहे हैं, या कुछ आपके घर में बहुत बड़ा हो रहा है, तो क्या आप मदद मांग सकते हैं आपके कॉलीग से, या फिर आप ये सिर्फ एक कंपटीशन के थ्रू देखेंगे कि मैं एक वीक पर्सन हूँ और मुझे निकाला जाएगा कंपनी से। ये डर निकालना सबसे जरूरी है, और ये ऐसे ही नहीं हो सकता अगर आप लोगों का विश्वास जीते कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेते हैं, तभी ये हो पाएगा। बिल्कुल। माइंडसेट, सबसे बड़ी बात वही है कि माइंडसेट जितना जल्दी बदलेगा उतनी ही जल्दी सिचुएशंस जो बदलती हुई दिखेगी। और इस पूरे मुद्दे को एक सीरियस मुद्दे के तौर पर लेना है, लेकिन साथ ही इसे हमें कॉमन भी बनाना है। कॉमन इसलिए क्योंकि कॉमन लेवल पर इसकी बातचीत हो सके, कतराए बिना इसकी बातचीत हो सके। और जब ये होना शुरू हो जाएगा तब इसके सॉल्यूशंस भी जल्दी जल्दी निकलना शुरू होंगे, और इससे हो सकता है कि कॉन्शियस होना भी लोग बंद कर लेंगे। पारस, कमिंग बैक टू द ऑल्टरनेटिव स्टोरी, किस तरह के सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरह की काउंसलिंग आप प्रोवाइड करते हैं, सेशंस कितने लंबे होते हैं, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के सेशन के विकल्प हैं हमारे पास? जी, तो जैसे हमने बताया कि हम ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और ऑफलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो काउंसलिंग तरह तरह की हो सकती है। सबसे कॉमन जब हम सोचते हैं काउंसलिंग के बारे में, तो हमें लगता है कि एक व्यक्ति एक काउंसलर से बात कर रहा है, तो इसे हम 1-to-1 या फेस टू फेस काउंसलिंग कहते हैं। इसके अलावा हम जॉइंट काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो कपल्स काउंसलिंग हो सकती है, फैमिली काउंसलिंग भी हो सकती है, ग्रुप काउंसलिंग भी हो सकती है, जहां पर हम एक सपोर्ट ग्रुप तैयार करते हैं और एक मुद्दे पर या एक विषय पर काउंसलिंग करते हैं, उनकी कई हफ्तों तक, कई महीनों तक। कई बार हम बहुत से सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर। हम एक्टिविटीज और इवेंट्स भी करते हैं। साथ ही साथ हम नए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को तैयार करने में भी जुड़े हैं। तो हमारी एक एकेडमी भी है जहां पर हम सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं काउंसलिंग स्किल्स पर। मास्टर्स लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी के और अप्लाइड साइकोलॉजी के, वो ट्रेनीशिप के लिए हमारी संस्था से जुड़ते हैं और उन्हें सुपरविजन दी जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें तैयार किया जाता है कि वो और अच्छे से हमारी कॉन्टेक्स्ट में, हमारे समाज में काउंसलिंग कर सकें। तो ये एक इन अ नटशेल हमारी सर्विसेज हैं। आमतौर पर एक काउंसलिंग सेशन 1 घंटे के लिए चलता है, लेकिन अगर जॉइंट काउंसलिंग हो, मैरिज काउंसलिंग हो, फैमिली काउंसलिंग हो, तो ये 1.5 घंटे तक भी चला जाता है। और वर्कशॉप्स जो हम करते हैं वो ज्यादातर आधे दिन के या पूरे दिन के वर्कशॉप्स होते हैं। तो इस तरह से हम हमारी सर्विसेज बैंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में और ऑनलाइन हम इस तरह चलाते हैं। एब्सोल्युटली। राशि, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, आप कुछ हमें बताना चाहें, और साथ ही दी ऑल्टरनेटिव स्टोरी में किस तरह के मेथड्स, किस तरह के अप्रोच अपनाए जाते हैं, उस पर आप अगर बात करना चाहें। हमारे जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या काउंसलर्स हैं, सबके पास एक मास्टर्स डिग्री है। और जो एकेडमी ट्रेनीज या इंटर्न्स हैं, वो मास्टर्स डिग्री खत्म कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं। सभी मास्टर्स स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकम करना होता है, जिसके वजह से उनको फिर मास्टर्स डिग्री मिलती है, तो वो सुपरवाइज प्रैक्टिकम कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे कंट्री में अभी एक लाइसेंस नहीं है काउंसलर्स के लिए, तो यही हम मास्टर्स डिग्री के बेस्ड ऑन देयर मास्टर्स डिग्री इज व्हाट वी हायर देम।
एंड देन वी कंटिन्यू टू ट्रेन देम। तो उनकी ट्रेनिंग कॉन्स्टेंटली हम इन हाउस करते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, ताकि वो कॉन्स्टेंटली बेटर होते रहें। अपार्ट फ्रॉम दैट कई मेथड्स हैं, कई थेरेपीज में वो प्रोफिशिएंट है, मेनली जिसे टॉक थेरेपी कहते हैं या फिर बातचीत करके करना। पर आर्ट थेरेपी भी हम थोड़े थेरेपिस्ट है हमारे यहाँ, थोड़े चिल्ड्रन के साथ काम करने में एक्सपर्ट्स है, थोड़े एडल्ट्स के साथ, थोड़े जेरियाट्रिक पॉपुलेशन या ओल्डर पॉपुलेशन के साथ। तो ये वेरियस ऐसे एक्सपर्टीज है। पारस जैसे कपल्स थेरेपी में एक्सपर्ट है, बाकी सारे थेरेपिस्ट थोड़े कपल्स थेरेपी में एक्सपर्ट है, थोड़े एडोलेसेंट के साथ काम करने में एक्सपर्ट्स है। तो वो तरह के एक्सपर्टीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। बिल्कुल पारस, राशि, इतना इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन और ऐसे मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं जो कि आज के ज़माने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पारस, राशि, बिफोर वी लेट यू गो, पारस आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, इस फास्ट पेस एरा में लोगों को आप किस तरह की नसीहत, किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? किस तरह से मेंटल फिटनेस को नर्चर करना चाहिए और आपके हिसाब से मेंटल फिटनेस के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, बताइए। आई थिंक कोई ऐसा नुस्खा तो नहीं है जिससे आप हमेशा के लिए हर चीज को एड्रेस कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो जरूर है जो हम कर सकते हैं। सही तरह से आपको रेस्ट मिलना आई थिंक सबसे बड़ी ज्यादा जरूरी चीज है। हम आज के जमाने में अच्छे से पूरी एक रात की नींद नहीं ले पाते हैं, तो एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि कम से कम 6-7 घंटे हर रात आपको पूरी नींद मिलना ये बहुत जरूरी है। टाइम से टाइम आपको ब्रेक्स लेने चाहिए आपके वर्किंग डे में, ताकि आप खा सकें, आप पी सकें, आप अपने सहकर्मियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकें, उठ बैठ सकें, हंस खेल सकें। हफ्ते में कम से कम 1-2 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 1 छुट्टी तो आपको हफ्ते में लेनी चाहिए, और साल में 1 छुट्टी लंबी वाली आपको लेनी चाहिए, ताकि एक रेगुलर तरीके से आपकी मेंटल वेलबींग चलती रहे। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जैसे ही आपको लगे कि लाइफ थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो रही है, और जिन तरीकों से, जिन स्ट्रेटेजीज से मैं अपनी स्ट्रेस को यूजुअली मैनेज करता हूँ, उनसे मुझे ज्यादा आराम नहीं पहुंच रहा है, मुझे ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, तो बेझिझक किसी काउंसलर को, चाहे वो हमारी संस्था हो या किसी और संस्था हो, आप बेझिझक किसी काउंसलर के पास जाइए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बातचीत करने से हर चीज का हल निकलना पॉसिबल है। तो ये मेरी नसीहत है लोगों को। पारस और राशि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास अहम मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, और हमारे व्यूअर्स तक का ये सबसे बड़ा टॉपिक जो आज का है इस पर रोशनी भी डालने के लिए और इसकी इम्पोर्टेंस भी हम सभी को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस मानसी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानसी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, शुक्रिया। तो मन की शांति बेहद ज़रूरी है, और मन की शांति आपको तब मिलेगी जब मन को उसकी सही खुराक मिलेगी, और वो खुराक यानी कि मेंटल हीलिंग काफ़ी हद तक ज़रूरी है। खुश रहना ज़रूरी है, एक्टिव रहना भी ज़रूरी है, और साथ ही अगर सारी की सारी एक्टिविटीज़ के बीच आपको ज़रूरत महसूस हो कि एक ब्रेक, एक ब्रीदर चाहिए, या फिर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, तो उसके लिए काउंसलिंग भी बेहद ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जैसे कि आपकी फ़िज़िकल फिटनेस में अगर कोई अड़ंगा आ जाए, या फिज़िकल फिटनेस में मान लीजिए आप कहीं गिर गए, आपको लग गया, डॉक्टर के पास जाएंगे। मेंटल हीलिंग भी एक तरह की फिटनेस ही है, मेंटल फिटनेस है, जिस पर खास तौर से ध्यान देना होगा। तो स्टार्टअप मंत्रा के इस खास पेशकश, इस सेगमेंट में इस खास मुद्दे पर हमने बातचीत की। अपना समय देने के लिए और इस मुद्दे पर हमें सुनने के लिए आपका भी शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगले हफ्ते फिर से एक और नई थीम के साथ वापस जुड़ेंगे। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।